इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिंपल कब फोर्स में आया, क्या एक्ट है। फिर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप की फिर भी इतनी खास नहीं थी, पर इसकी इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है जी, एग्रीमेंट क्या होता है जी, और सेल क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, सॉरी इंपॉर्टेंट है। इवन हम ये भी ध्यान रखना, हालांकि मैं बता दूंगा बट अगर दिमाग से निकल जाए कि कॉन्ट्रैक्ट का सबसेक्शन क्या है, एग्रीमेंट फॉर सेल का सबसेक्शन क्या है, सेल का सबसेक्शन क्या है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। फिर इससे रिलेटेड बात है कि ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है ये कैसे हो सकते हैं, क्या राइटिंग में होना चाहिए, ओरली होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लाइड होना चाहिए, कैसे हो सकते हैं। फिर अगर फ्यूचर गुड्स या एग्जिस्टिंग गुड्स को लेकर होते हैं तब क्या होगा, तो ये भी अपने पढ़ेंगे। तो ये कुछ एक छोटी मोटी चीजें अपने पढ़ेंगे। फिर अपने उसके बाद आएंगे प्राइस के ऊपर। प्राइस के ऊपर कि भाई कंसीडरेशन क्या होता है, प्राइस होता है, प्राइस कौन फिक्स करता है, पार्टीज अगर फिक्स करती हैं तो कैसे कर सकती हैं, क्या प्राइस कोई थर्ड पार्टी फिक्स कर सकती है या नहीं, वो सब कुछ छोटी मोटी बातें अपने पढ़ेंगे। फिर अपने उसके बाद आएंगे कंडीशन, वारंटी। कंडीशन का मतलब क्या होता है, वारंटी का मतलब क्या होता है, कंडीशन कहाँ बताई गई है, वारंटी कहाँ बताई गई है, कब जो है कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, मतलब माना जा सकता है, ये सब कुछ एक बातें। एंड देन उसके बाद अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे इम्प्लाइड अथॉरिटी बोल दो, इम्प्लाइड क्या कहते हैं वारंटी बोल दो, इम्प्लाइड कंडीशन बोल दो। ये क्या होता है जी, ये कुछ एक ऐसी सी बातें अपने पढ़ेंगे कि भाई अगर मान लीजिए सेलर कुछ बेचता है तो किस किस चीजों का प्रॉमिस करता है। भाई ऑब्वियस है, मान लो मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं तो मैं प्रॉमिस करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ये मोबाइल आपको बेचता हूं तो मैं ये प्रॉमिस करूंगा कि भैया ये मोबाइल मैं बेच सकता हूं, और आपको अगर मैं बेच रहा हूं तो आपको आपके पास इसका अधिकार आएगा, आपके पास इसका पोजेशन रहेगा। अगर कोई भी कल को कोई दिक्कत आती है, कोई और आके इस मोबाइल पर क्लेम करता है तो मैं जिम्मेवारी हूं। तो ये अपने कुछ एक चीजें पढ़ेंगे, इसमें दो बातें पढ़ेंगे। एक तो सेलर ये प्रॉमिस करता है कि भैया मेरे पास टाइटल है मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। एक हम पढ़ेंगे कि क्या सेलर ये भी प्रॉमिस करता है क्या कि जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी है उसकी भी मैं गारंटी देता हूं। तो दो चीजों की गारंटी सेलर देता है, एक टाइटल की पोजेशन की, दूसरी क्वालिटी की। तो हम ये बातें यहां पढ़ेंगे, तो इंपॉर्टेंट है। प्री पर्पज से तो नहीं कह सकता हूं बट मेंस पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देन अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल। ये प्री पर्पज से इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इनके अंदर, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये सब चीजें। तो ये अपने कुछ एक बातें पढ़ेंगे। मोटा मोटी जो अपनी बातें ये चलेंगी सेक्शन 1, सेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इसके अंदर मान लो सेक्शन 3 कहाँ गया, सेक्शन 4 5 6 7 8 तक मान लो, ठीक है। सेक्शन 9 10 मान लो, उसके बाद 11 से लेकर 11 हो गया, 12 हो गया, उसके अलावा 11 12 13 मान लो इसके अंदर भी, ठीक है। इम्प्लाइड अथॉरिटी और सेल हो गया, ठीक है। चलो अब आ जाओ ये टॉपिक के ऊपर। अब अपने क्लास चालू करते हैं। अपने आज के जो टॉपिक होंगे ये सब टॉपिक हैं। पहले बता रहा हूं कि सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर, मतलब अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मान के चलना कि यहां से प्री का जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो अपने क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले आते हैं जो बेसिक, जो अपने हर क्लास के अंदर पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, कि भाई कब फोर्स में आया, पूरे इंडिया को लगता है या नहीं, इस एक्ट का नाम क्या है, ये सब चीजें। सबसे पहले अपने आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सेक्शन 1। सेक्शन 1 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब का एक्ट है ये, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कब का है ये, 1930 का ये एक्ट है। और क्योंकि ये एक्ट 1930 का है, ये फोर्स में भी 1930 में ही आ गया था। ये फोर्स में आ गया था 1 जुलाई 1930 को, और उसके बाद ये एक्ट पूरे इंडिया में लगता है, अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। ये फोर्स वाली जो डेट है ना,
ये याद कर लेना। और अगर आपको फोर्स वाली डेट्स को याद करने में दिक्कत हो रही है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसे कैसे याद करें, तो तरीका होता है सीक्वेंस में। जैसे एक लिस्ट बना लेना भाई, मान लो 10-10 सब्जेक्ट की लिस्ट बना लेना, ठीक है। तो फिर उनके एक सीक्वेंस में लिख लेना। फॉर एग्जांपल पहले सेल्स ऑफ गुड्स आया, पहला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लिख देना, फिर पार्टनरशिप आया, पार्टनरशिप लिख देना, फिर मान लो राजस्थान एक्साइज एक्ट है 1950 का, 2007 में है, वो लिख देना। ऐसे करके सीक्वेंस में लिख लेना, तो आपको क्या है मोटा मोटी याद हो जाएगा कि अच्छा ये इस साल का है, ये था, फिर उसके बाद ये साल है, ये था, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गया, ठीक है। अब आ जाओ अगले टॉपिक में, सेक्शन 2 डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेफिनेशन क्लोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलना डेफिनेशन में से क्वेश्चन आएगा। डेफिनेशन का जो क्लोज है वो ऑब्वियस सेक्शन 2(1) से लेकर सेक्शन 2(15) तक। कई बार अपने ने बात की है कि भाई ये अपने को पहले याद रखना है। 2(1) है, 2A है, 2B है, 2(1A) है, 2(1B) है, 2(1) सीधा सेक्शन 2 का सबसेक्शन सीधा है इसमें। अब आते हैं इसको याद कैसे करेंगे। 15 सबसेक्शन है, अपने 15 के 15 को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे पहले अपने लिखेंगे B 3D और उसके बाद आपका आ जाएगा F बायर के बाद आता है डिलीवरेबल स्टेट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, फ्रॉड। क्या है? फ्रॉड। अब ध्यान देना, यहीं से याद कर लेना। सेक्शन 2(1) बायर की बात करता है, 2(13) सेलर की बात करता है। किसकी बात करता है? सेलर की। अब क्या है आपका, ये एक सिंपल सा सीक्वेंस बन गया, 2(1) बायर, 2(13) सेलर। फिर उसके बाद डिलीवरी की बात करता है 2(2), डिलीवरेबल स्टेट की बात करता है 2(3), डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स की बात करता है 2(4) और फ्रॉड की बात करता है 2(5). ये हो गया। अब आ जाइए अगला पार्ट, मतलब 2(5) के बाद का जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट अपना चालू होता है 2(6) से, जिसके अंदर सिंपल सा ट्रिक है अपने पास कि भाई फ्यूचर गुड्स सेल किए टू क्या नाम है ये, इंसॉल्वेंट पर्सन, मर्केंटाइल एजेंट, फॉर प्राइस। अब ध्यान देना, फ्यूचर गुड्स होते क्या है, इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, सॉरी प्राइस क्या होता है। अब यहां से अपने क्या क्या निकालेंगे, एक आएगा फ्यूचर गुड्स, फिर आएगा गुड्स। ध्यान देना, फ्यूचर गुड्स के बाद गुड्स, दोनों अलग चीजें होती है, क्या होती है अभी बात करेंगे। फिर आएगा इंसॉल्वेंट पर्सन हम किसको बोलते हैं। फिर आएगा मर्केंटाइल एजेंट और फिर आएगा प्राइस। क्या क्या हो गए ये, 2(6), 2(7), 2(8), 2(9), 2(10). पहला पार्ट B 3D फिर F, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जिसके अंदर ट्रिक बनाई कि भैया फ्यूचर गुड्स की सेल की किसको, इंसॉल्वेंट पर्सन और मर्केंटाइल एजेंट को फॉर प्राइस। फ्यूचर गुड्स अलग चीज होती है, गुड्स अलग चीज होती है, इंसॉल्वेंट पर्सन, मर्केंटाइल एजेंट एंड प्राइस। ये हो गया अपना दूसरा पार्ट। अब अपने आते हैं तीसरा पार्ट, 10 तक हो चुका है अपना, प्राइस तक, ठीक है। अब आ जाइए P Q सेल और स्पेसिफाइड, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अब अपने ने 10 तक कर चुके हैं, अब अपने 11 से चालू होगा, ठीक है। अब अपने 11 से चालू करेंगे, 10 तक अपना हो चुका है, अब अपने 11 से चालू करेंगे। अपने लास्ट प्राइस तक खत्म कर चुके हैं, प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन इट्स क्वालिटी। क्या है? प्राइस, प्रॉपर्टी, क्वालिटी।
उसके बाद सेल ऑफ, ठीक है 10 हो गया, 11 12, ठीक है, ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स टू सेलर। क्या क्या है? सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स टू सेलर, सेल स्पेसिफाइड गुड्स सेलर। अब ध्यान देना, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि अरे यार सेल एक सीक्वेंस, नहीं सेल सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल के बारे में सेक्शन 4 में लिखा गया है, सेल के बारे में सेक्शन 2 में लिखा ही नहीं इन्होंने। सेल के बारे में कहां बताया? सेक्शन 4 में। तो जहां भी आपकी जो भी ट्रिक है, उस ट्रिक में जहां भी सेल वर्ड आ रहा है ना, उसको कंसीडर ही मत करना। क्यों? इसका तो है ही सेक्शन 4। इसका क्या सेक्शन है? सेक्शन 4। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो अब आ जाओ यहां पर। 2-10 तक प्राइस था, 2-10 तक प्राइस था, 2-11 प्रॉपर्टी, 2-12 क्वालिटी। अब ध्यान देना, शुरू में अपने ने बात कर ली थी सेलर कहां पे है? 2-13 पे। सेलर जब 2-13 पे है तो यहां पर हमारे पास जो सेलर है ये क्या होगा? 2-13, और ये क्या होगा? सॉरी 2-14। कितने हो गए? 2-14 तक हो गया। अब आ जाइए 2-15। 2-15 सिर्फ इतना सा बोलता है कि भैया आप वर्ड्स की मीनिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले सकते हो, फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब एक बार याद कर लेना। देखो डेफिनेशंस इसलिए ट्रिक्स बनाई जाती है डेफिनेशन की, क्योंकि बहुत डेफिनेशंस पढ़ोगे आप। और एक तो हो ना कि चलो यार 2-4-5 एक्ट की डेफिनेशन है रट लेंगे, कम से कम 40 एक्ट है, 40 के 40 एक्टों की कहां से डेफिनेशन रटोगे? तो कहीं ना कहीं तो ट्रिक बनानी पड़ेगी चीजों की। ट्रिक्स क्या है? अपने को चीजें कंफ्यूज नहीं होने देती हैं, अपने चीजें एक सीक्वेंस में अच्छे से याद हो जाती है। तो अब आ जाओ दोबारा से, 3 पार्ट में अपने डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहला पार्ट बी 3D और एफ, बायर 2-1। बायर से याद रख लेना सेलर कहां पे है? 2-13 पे। उसके बाद डिलीवरी, डिलीवरेबल स्टेट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स और फ्रॉड। उसके बाद आ जाइए दूसरा पार्ट, फ्यूचर गुड्स की सेल की टू इंसॉल्वेंट पर्सन, मर्केंटाइल एजेंट फॉर प्राइस। फ्यूचर गुड्स अलग होता है, गुड्स भी अलग चीज होती है, इंसॉल्वेंट पर्सन, मर्केंटाइल एजेंट और प्राइस। फिर आ जाइए तीसरी ट्रिक, प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन इट्स क्वालिटी। प्राइस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2-10 प्रॉपर्टी 2-11 क्वालिटी 2-12। सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स टू सेलर, अगर सेल वर्ड को लेकर कंफ्यूजन हो तो सेल वर्ड 2 सेक्शन 4 में बताया गया है। सेलर हम पहले ही बात कर चुके हैं, 13 पे बताया गया है। स्पेसिफाइड गुड्स कहां पर है? 2-14। एंड 2-15 किसकी बात करता है कि भैया अगर कोई भी वर्ड जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में यूज किया गया है और उसकी मीनिंग, जो उसका मीनिंग है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उसका मीनिंग उठा सकते हो। ये हुआ आपका डेफिनेशन। इस तरह से आप डेफिनेशन को याद करोगे, ना तो कोई कंफ्यूजन ना कुछ। अब आ जाइए टॉपिक पे, सॉरी ठीक है, अब आ जाइए टॉपिक पे। पहला पार्ट उठा लेते हैं सीधा, बी 3D और एफ, कि भैया बायर कौन होता है, यहीं पे अपने खत्म कर देंगे। सेलर कौन होता है, डिलीवरी का मतलब क्या होता है, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रॉड का मतलब क्या होता है। एक चीज ध्यान रखना, मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। हम आगे जाके गुड्स की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि गुड्स क्या है, तो हम बोलेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो गुड्स होती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या खासियत होती है ना, कि आपको सिर्फ पोजेशन डिलीवर करनी होती है। मान लो मेरे को आपको ये मोबाइल बेचना है, तो मुझे इसकी कोई लिख पढ़ करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इसकी पोजेशन दे दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, बात खत्म। इसीलिए जब भी हम मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम वर्ड यूज करते हैं ना कुछ भी, कि भैया कब डिलीवरी मानी जाएगी, तो हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, कि कब्जा ट्रांसफर कर दिया, डिलीवरी हो गई। हम लोग टाइटल वर्ड यूज ही नहीं करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? पोजेशन। क्यों? क्योंकि मूवेबल गुड्स के केस में अगर आपने पोजेशन ट्रांसफर कर दी, गुड्स ट्रांसफर हो गए। जो एक बात करते टाइटल बोल सकते हो, वो ट्रांसफर हो गया। तो यहां पर हम इसलिए वर्ड यूज करते हैं पोजेशन। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई पोजेशन क्यों लिख रहे हैं। पोजेशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मूवेबल गुड्स के केस के अंदर टाइटल की और लिख पढ़ की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक पे, यहां से चालू करते हैं। बायर, बायर क्या होता है जी, और सेलर क्या होता है? वो पर्सन जो गुड्स को बाय करता है या फिर एग्री टू बाय। अब ध्यान देना,
हम हालांकि आगे जाके एक बात पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा छोटा लिख दिएगा, चलो बड़ा लिख दूंगा। हम आगे जाके एक बात पढ़ेंगे, एक होता है सेल, एक होता है एग्रीमेंट फॉर सेल। मतलब कि मैंने आपको मोबाइल सीधा, आपने बोला भाई मैंने कहा मोबाइल बेचना है, आपने कहा कितने में, मैंने कहा 100 रुपए में, आपने कहा ठीक है, आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने आपको दे दिया, दिस इज, मैंने आपको सामान दे दिया। अब यहां पर आप बायर हो, आपने गुड्स बाय कर ली, यहां बायर हो। अब क्या हुआ, अब आपने ने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट किस चीज का, मैंने कहा यार मोबाइल बेचना है, आपने बोला कितने रुपए में, मैंने कहा 100 रुपए में, आपने कहा ठीक है, कल मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, मोबाइल ले जाऊंगा। ट्रांसफर नहीं हुआ, कल दूंगा और 100 रुपए दूंगा और मोबाइल ले जाऊंगा। ये क्या है, एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल का मतलब ये होता है कि भैया जो ट्रांजैक्शन है ना, वो किसी फ्यूचर डेट को होगी, पार्टीज ने फिक्स कर रखी है, उस दिन को होगी, दैट इज एग्रीमेंट फॉर सेल। अब यहां भी आप बायर हो, आपने अभी तक सिर्फ एग्री किया है कि मैं खरीदूंगा, आपने अभी तक खरीदा नहीं है, पैसा दिया नहीं है, मोबाइल लिया नहीं है, पर यहां भी आप बायर हो। इसीलिए क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दोनों चीजों की बात करता है, सेल की भी और एग्रीमेंट टू सेल की भी, इसीलिए वो पर्सन जो गुड्स को बाय करता है, मतलब ले गया, वो भी बायर है, और अगर उसने सिर्फ एग्रीमेंट किया है अभी तक, वो भी बायर है। सेम चीज सेलर में है, वो पर्सन जो गुड्स को सेल करता है, या वो पर्सन जो एग्री करता है टू सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीमेंट फॉर सेल, अभी हमने आगे पढ़ेंगे एग्रीमेंट फॉर सेल, एग्रीमेंट फॉर सेल में जो पार्टीज होती हैं, बायर सेलर होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में पार्टीज बायर सेलर होती हैं। क्यों, बायर का मतलब वो नहीं है जिसने चीज खरीद ली हो, जिसने चीज खरीद ली वो तो बायर है ही है, जिसने सिर्फ अभी तक एग्रीमेंट ही किया है, प्रॉमिस ही किया है कि मैं खरीदूंगा, वो भी बायर है। सेम चीज सेलर पे है। 2:1 2:13 आपसे जो पूछा जा सकता है, ध्यान दे देना, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ऑब्वियस हम लोग नहीं, अपने लोग इतना गौर करते हैं, तो वहां पे एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने क्वेश्चन पूछा, बायर क्या होता है, वो बंदा जो गुड्स बाय करता है, वो बंदा जो गुड्स एग्री करता है टू बाय, या फिर दोनों। अब अपने कहते हैं यार दोनों तो नहीं होगा, क्यों, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं कि एग्जामिनर ना हर क्वेश्चन अजीब सा ही क्वेश्चन बनाएगा, और हम वहां पर थिंकिंग भी ऐसी रखते हैं, यार एग्जामिनर ने इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं बनाया होगा, फिर हम क्या दिमाग लगाते हैं कि नहीं, सिर्फ जो खरीदता है वो होगा। तो ध्यान देना, जो खरीदता है, जो एग्री करता है, जो बेचता है, जो एग्री करता है, ये चीज ध्यान दे देना। सेक्शन नंबर ध्यान दे देना, सेक्शन नंबर भी ध्यान दे देना। 2 एक बायर है, 2 तेरा सेलर है। बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है। अब आ जाओ अगला पॉइंट, डिलीवरी का मतलब क्या होता है। डिलीवरी सिंपल सा मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, आपने गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर कर दी, दैट इज डिलीवरी। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, आपने पोजेशन ट्रांसफर कर दी, वो भी क्या है, डिलीवरी। सिर्फ इतना सा होता है डिलीवरी का, सिंपल सा मतलब क्या है, पोजेशन ट्रांसफर करना। ओके, अब आ जाइए डिलीवरेबल स्टेट, इंपॉर्टेंट है डिलीवरेबल स्टेट, ये क्या होता है, हम इसके बारे में ना आगे पढ़ेंगे, जब अपने ये कहते हैं सेलर और बायर की राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे ना, तब वहां पर अपने एक बात पढ़ेंगे कि भैया बायर की ये ड्यूटी है कि अगर उसने एग्रीमेंट किया है और गुड्स जो है, जो सामान है, वो डिलीवरेबल स्टेट में है, तो उसको खरीदना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता डिलीवरी। अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो बायर को सामान लेना पड़ेगा। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है कि गुड्स इस कंडीशन में है कि एज पर लॉ बायर को कहा जा सकता है कि आप वो सामान लो। तो डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है, स्टेट और कंडीशन ऑफ गुड्स, डिलीवरेबल स्टेट, स्टेट या फिर कंडीशन ऑफ गुड्स जिसके अंदर बायर को बाउंड किया जा सकता है टू टेक डिलीवरी। अब ध्यान दे देना, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
क्या अगर जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में है तो बायर को बाउंड किया जा सकता है? यस। डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है? डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है कि गुड्स इस कंडीशन में होते हैं कि आप जो कानून है या जो कोर्ट है या फिर सेलर बोल सकते हैं हम, जो सेलर है वो बायर को कंपेल कर सकता है, उसको बाउंड कर सकता है कि आप सामान लो। दिस इज डिलीवरेबल स्टेट। दो 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 तीन। कोई भी डाउट अभी तक? अब आ जाइए, सॉरी हाँ, अब आ जाइए, सॉरी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अब ध्यान देना, शुरू में मैंने एक बात बोली थी कि भाई जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। भाई गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, उसकी बात करता है। तो जो कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है तो यहाँ टाइटल वर्ड नहीं यूज किया जाता। ये लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? पोजेशन। तो अब ध्यान देना, लिख क्या रहा है? डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू टाइटल ऑफ गुड्स। पढ़ेंगे हम क्या? ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो पोजेशन बताता है कि गुड्स की पोजेशन के एंटाइटल कौन है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो बताता है कि गुड्स की कस्टडी किसके पास होनी चाहिए या गुड्स का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, उसका हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। हेडिंग है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, पर जो मीनिंग है उसमें वो टाइटल वर्ड यूज नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ पोजेशन का ही गेम होता है। तो अब ध्यान देना, कोई भी डॉक्यूमेंट जो पोजेशन बताता है कि भाई कौन पर्सन एंटाइटल है टू पोजेशन ऑफ गुड्स, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कस्टडी या कंट्रोल बताता है कि भैया इस गुड्स की कस्टडी या कंट्रोल किसके पास होनी चाहिए। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल याद रख लेना। लैंडिंग बिल, ये कहते हैं डॉक वारंट, अभी बता दूंगा मोटा मोटी क्या होता है ये। वेयर हाउस सर्टिफिकेट, वेयर हाउस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अलावा वेयर हाउस का सर्टिफिकेट हो गया, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ऐसा कुछ भी। अब ध्यान देना, मोटा मोटी क्या होता है, जैसे डॉक का ले लो भाई, मान लो मैंने बाहर से कोई सामान मंगाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाया देश के अंदर, तो ये समुद्र के रास्ते से सामान आया, समुद्र के रास्ते से आया, तो वहां पर क्या होता है, डॉक्स मतलब जो ये समुद्र के जो जो क्या कहते हैं इसको, जैसे ट्रेन जहाँ के खड़ी होती है ना, वैसे जहाँ शिप्स होती है, ठीक है। तो डॉक वो लोग क्या है, एक कागज इशू करते हैं कि भैया ये कागज फलानी जगह से आया है, इस जगह आया है, ये कागज किसने भेजा है और किसको भेजा गया है। तो उसमें मेरा नाम होगा कि मेरा ये सामान ये है, तो मैं उस चीज के एंटाइटल हूँ। तो वो चीज क्या बता रही है कि ये सामान किसका है, इस सामान की कस्टडी कंट्रोल कब्जा किसका बनता है। तो वो, तो ऐसे और भी चीजें होती हैं। जैसे मान लो वेयर हाउस का कंसेप्ट क्या होता है, हम लोग तो नहीं, पर किसान हुआ या फिर जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने आप हाईवे से जाते होगे सड़क से, तो आप लोग देखते होगे वेयर हाउस बड़ी बड़ी ऐसे क्या कह सकते हैं, वो गोडाउन टाइप से बने होते हैं। वो एक्चुअली में वेयर हाउस होते हैं, वहां पर चीजें स्टोर की जाती हैं। तो क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है या जो किसान होता है, जो जिसको होता है कि यार इतना बड़ा गोडाउन खुद का थोड़ी कोई बनाएगा, अगर उसकी इतनी प्रोडक्शन हो तो बना सकता है, जिसका प्रोडक्शन थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा हो तो वो नहीं इतना बड़ा गोडाउन बनाएगा। तो वो क्या कहता है, वेयर हाउस वाले के पास सामान रखा था कि यार मेरा सामान खराब ना हो जाए, आप कुछ दिन संभाल लो। उन लोगों ने बनाया ही इसी तरीके से होता है कि चीजें वहां पर रख दो, खराब नहीं होती है। तो वो आपको एक रसीद देते हैं कि सामान किसने दिया, किसका है, सब कुछ। और सामान कौन लेके जाएगा, जो उसके पास वो रसीद हो, जिसका नाम लिखा होगा ना उस रसीद पे। वो मान लो मैं किसान हूं, मैं गोदाम वेयर हाउस में जाके सामान रखता हूँ, तो वो रसीद देंगे, मैं वो रसीद लेके जाऊंगा, रसीद में मेरा नाम होगा। तो वो बताएंगे कि हाँ भैया तुम्हारा नाम है, हाँ आईडी दिखाओ तुम्हारी कि तुम ही हो। तो मैं अपना आईडी दिखाऊंगा, ये देखो सर नाम भी वही है, आईडी भी मेरी है और मैं ही हूँ। फिर वो मुझे वो सामान देंगे। तो ये होता है वेयर हाउस। तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, रसीद देते हैं। ऐसी कुछ और चीजें होती हैं, मान लो मुझे कोई सामान आया फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट से, इनसे मैंने उनको साइन करते हैं ना अपने नॉर्मली कि हाँ मैंने डिलीवरी ले ली है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया सामान उनके कब्जे में था, अब मेरे कब्जे में आ गया। तो वो भी पोजेशन बताता है। तो कोई भी चीज जो ये बता सके, कोई भी कागज जो ये बता सके कि हाँ भैया ये सामान किसका है, कौन इसका मालिक है, कौन इसके कब्जे को एंटाइटल है, ये सब चीजें।
तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हम उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जो कब्जा बताता है, जो पोजेशन बताता है, जो कस्टडी बताता है, जो कंट्रोल बताता है, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। 2 4 फिर आप आ जाइए फ्रॉड। फ्रॉड सिंपल सा है, कुछ भी अगर आप मिसकंडक्ट करते हो, मिसकंडक्ट करते हो, रॉन्ग एक्ट करते हो, रॉन्गफुल एक्ट करते हो, ये सब फ्रॉड है। सिंपल सी बात है कि भाई मैं कुछ भी ऐसा कर रहा हूं जिससे मेरे को या तो फायदा हो रहा है या फिर किसी को नुकसान हो रहा है, ये है फ्रॉड। ठीक है, कोई भी ऐसा फायदा हो रहा है, मतलब फायदा होने का मतलब है कोई भी ऐसा फायदा हो रहा है जो अनलॉफुल फायदा है, लीगली एंटाइटल नहीं था मैं उस चीजों के, मैंने आपको धोखे से कोई सामान बेच दिया, धोखे से कोई सामान खरीद लिया, जिससे मुझे क्या हुआ, कोई फायदा हुआ, तो वो क्या है, अनलॉफुल प्रॉफिट है। तो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करना, कोई भी मिसकंडक्ट करना, वो फ्रॉड में आता है। तो ध्यान दे देना। अब ध्यान दे देना, कैसे याद करोगे। पहला पार्ट डेफिनेशन का, ठीक है, पहला पार्ट डेफिनेशन का, पहला पार्ट क्या बोलता है, बी 3D और एफ। बी क्या बोलता है, बायर, 2 1 बायर की बात करता है और 13 किसकी बात करता है, सेलर की। तो बायर का मतलब क्या है, वो बंदा जो गुड्स को बाय करता है या एग्री करता है टू बाय। सेल का मतलब क्या है, वो बंदा जो गुड्स को सेल करता है या एग्री करता है टू सेल। इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। देन कम्स डिलीवरी। डिलीवरी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीवरेबल स्टेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में वो हमसे ये पूछ सकता है कि अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो क्या बायर को बाउंड किया जा सकता है, क्या कंपेल किया जा सकता है टू टेक डिलीवरी, यस। तो ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में वो आपसे नॉर्मली पूछ सकता है कि क्या चीजें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में आती हैं, तो वहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाना। कोई भी ऐसा एग्जांपल हो जिससे आपको लग रहा है कि हाँ यार ये जो चीजें हैं ये किसी का पोजेशन बता रही है, कस्टडी बता रही है, तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। तो अच्छे से पढ़ लेना, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना इसको लेकर। तो 1 2 3 4 ये कुछ एक चीजें हैं, अच्छे से पढ़ लेना। डेफिनेशन क्लोज इसका इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए अगले पार्ट पे, अब आ जाइए इस पार्ट पे, फ्यूचर गुड्स, गुड्स, इंसॉल्वेंट, मर्केंटाइल एजेंट और प्राइस। फ्यूचर गुड्स का सिंपल सा, हाँ जी, हाँ जी, फॉल्ट ही लिखा मैंने, गलत लिख दिया क्या मैंने, ओह सॉरी 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 सॉरी, फॉल्ट, सॉरी, फ्रॉड लिखा गया, सॉरी यार, ध्यान नहीं दिया, फॉल्ट, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मिसकंडक्ट, रॉन्गफुल एक्ट, सही है, चलो अब आ जाइए, ये क्या बात करता है, फ्यूचर गुड्स, गुड्स, ये सब चीजें। तो पहले तो गुड्स का समझ लो, यहां पर भाई ऑब्वियस सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की हम बात कर रहे हैं, और हम बार बार बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किसको लगता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आते हैं इस पे, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भाई गुड्स का मतलब क्या है, तो गुड्स का मतलब है ऐसी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो क्या हो, मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो गुड्स होती है। चलो ठीक है, उसके बाद जो इसके अंदर थोड़ा सा ऐसी चीजें लिखी गई जो अपने को ध्यान देनी है, जो आपसे पूछी जा सकती है। गुड्स का मतलब क्या है सर, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। गुड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, या मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, ये चीजें नहीं आती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, ये फ्यूचर गुड्स क्या है। फ्यूचर गुड्स का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, मान लो सेलर और बायर आपस में एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जिस समय वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, उस समय वो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, या ये बोल दें कि उस समय तक अभी तक सेलर के पास वो चीज है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला, मैं मोबाइल बनाता हूं, ठीक है, मेरा मोबाइल बनाने का काम है, और आप मेरे को बोलते हो कि हाँ भैया एक काम करो कि ना, एक ऐसा आपने बोल दिया कि एक ऐसे पर्टिकुलर ऐसे डिजाइन का, कलर का मोबाइल बना के दे दो। मैंने कहा ठीक है जी, बना देंगे, बना देंगे। मैंने कहा भाई 1 लाख रुपए लगेगा उस एक मोबाइल का, और बना देंगे। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए दे देंगे, एग्रीमेंट कर लो। एग्रीमेंट किया। अब ध्यान दो,
एग्रीमेंट कर रहा हूं मैं आपसे कि मैं आपको एक मोबाइल दूंगा, मोबाइल की ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, मोबाइल का ये डिजाइन होगा, ये कलर होगा। अभी तक मोबाइल मेरे पास नहीं है, मैंने अभी तक बनाया नहीं है, ये फ्यूचर गुड्स है। ऐसे किसी भी गुड्स की एग्रीमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल करना, जो गुड्स अभी तक सेलर ने खुद बनाया ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद, एग्रीमेंट के बाद बनाएगा। एक दूसरा, चलो मैं कुछ बनाता नहीं हूं, आप मेरे पास आए, मैं मोबाइल की दुकान है, मोबाइल बेचता हूं, आप मेरे पास आए कि यार एक ना कोई स्पेशल सा मोबाइल है वो चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, मिल जाएगा। मैंने पता कर लिया, मैंने कहा ठीक है जी, 1 लाख रुपए में मोबाइल मिल जाएगा। आपने कहा ठीक है, 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मोबाइल मंगवा दो। अब यहाँ भी देखो, एग्रीमेंट कर रहा हूं मैं कि हाँ भैया मैं आपको सामान दूंगा, और वो चीज अभी तक मेरे कब्जे में नहीं है। तो कोई भी ऐसे गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल करना या एग्रीमेंट फॉर सेल करना, जो गुड्स अभी तक सेलर ने खुद बनाए नहीं है, अगर सेलर मैन्युफैक्चरर है तो, जो गुड्स अभी तक सेलर की पोजेशन में नहीं आए हैं, अगर सेलर मैन्युफैक्चरर नहीं सिर्फ ट्रेडर है, ट्रेडर मतलब सिर्फ खरीदता बेचता है, तो दैट इज फ्यूचर गुड्स। वो क्या है? फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर गुड्स क्या होता है? सेल्स। क्योंकि फ्यूचर गुड्स के बारे में अपने 2-3 बातें पढ़ेंगे, जो अभी आगे जाके अपने टॉपिक पढ़ेंगे फ्यूचर गुड्स के बारे में। जब हमने वो टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसमें कई बातें फिर वो अपने टॉपिक से हट जाएंगे। तो अब ध्यान देना, पहले फ्यूचर गुड्स और गुड्स के बारे में आ जाते हैं, फिर इंसॉल्वेंट पर्सन, मर्केंटाइल एजेंट, और अपने इन सब पे ही आ जाएंगे। ठीक है? फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स मतलब तो इसका ये है, गुड्स, सॉरी, गुड्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और not in possession of seller at time of contract, at time of contract for sale। इसको क्या दो तरीके, जो ये जो मैंने आपको बताया तो क्या थोड़ा सिंपल हो गया भाई, आप सीधे समझ जाओगे कि अच्छा, सेलर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर एग्रीमेंट कर रहा है और उस समय उसके पास अगर वो चीज नहीं है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। ऐसी किसी भी चीज को बेचने की एग्रीमेंट कर रहा है जो अभी उसके पास नहीं है। ये तो हुआ सिंपल तरीका। बेरेक्ट ने क्या है, इसको पॉजिटिव सेंस में लिखा है, अपने ने तो क्या लिखा है, नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव कैसे? अपने ने बोला क्या चीज नहीं है, ऐसा गुड्स जो उसके पास अभी नहीं है, जो उसने अभी तक बनाया नहीं है। बेरेक्ट ने पॉजिटिव, अब इसी को पॉजिटिव कर दो। कैसे? कोई भी ऐसा गुड्स जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा या फिर प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर पोजेशन में आएगा ऑफ सेलर आफ्टर मेकिंग, या सिंपल लिख दो आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, एग्रीमेंट बोल दो, दोनों में लगेगा ये है फ्यूचर गुड्स। ये तो अपने ने आपको सिंपल समझने के लिए बात कर ली। अगर आप जब मेंस में लिखोगे, जब आपसे पूछा जाएगा फ्यूचर गुड्स क्या, आप ये पॉजिटिव वाली डेफिनेशन लिखो, ये वाली, कि भैया फ्यूचर गुड्स क्या होता है, ऐसा कोई भी गुड्स जो सेलर मैन्युफैक्चर मतलब एक्वायर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, पोजेशन में लेगा आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो उस चीज को बना रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो उस चीज को कब्जे में ले रहा है, ऐसे किसी भी गुड्स को, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वो अपने थोड़ा आगे पढ़ेंगे। फ्यूचर गुड्स से रिलेटेड कुछ एक छोटी मोटी बातें हैं जो मतलब जिससे रिलेटेड आपसे प्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये फ्यूचर गुड्स है। अब आ जाइए गुड्स। फ्यूचर गुड्स तो समझ गए, गुड्स का मतलब क्या है? सिंपल सा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो है गुड्स। मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। मूवेबल प्रॉपर्टी जो आप इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आ जाओ, क्या चीज आती है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, क्या नहीं आती है? क्या चीज आती है, क्या नहीं आती है? ध्यान देना, क्या चीज आती है मूवेबल प्रॉपर्टी में, तो सॉरी नहीं आती है। एक्शनेबल क्लेम और मनी, ये दो चीजें नहीं आती। क्या होती हैं अभी आगे बात कर लेंगे।
क्या चीजें आती हैं, जो कुछ एक छोटी मोटी चीजें जो आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे, वो तो है स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। ध्यान देना, ये तो याद करनी है भाई। मान लीजिए जमीन पे फसल उग रही है, ग्रोइंग क्रॉप्स, घास, ग्रास, शेयर्स, मान लीजिए जो भी अपने ये शेयर्स जो खरीदते बेचते हैं, स्टॉक्स, स्टॉक्स तो मूवेबल ही होता है भाई। मान लो मेरी दुकान है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मोबाइल की दुकान है, मैंने 10 मोबाइल स्टॉक में रख रखे हैं, तो मोबाइल तो मूवेबल ही होता है, स्टॉक में क्या अलग चीज है। पर एक चीज ध्यान देना, जो मूवेबल है, नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो अटैच्ड टू अर्थ है वो मूवेबल नहीं मानते, हम क्या मानते हैं उसको, इमूवेबल। इमूवेबल क्या मानते हैं, इमूवेबल। कोई भी ऐसी चीज जो अर्थ को अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, इमूवेबल। अब ध्यान देना, अटैच टू अर्थ का सिंपल सा मतलब बता देता हूं कि भाई दीवारें ले लो, कोई भी ऐसी चीज जिसको, यहां पर अटैच का एक्चुअली में मतलब होता है जो परमानेंटली अटैच्ड है। अब ऐसे तो अटैच टू अर्थ तो आप ऐसे बोल दोगे कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये मैंने जमीन पर रख दिया, अटैच हो गया अर्थ के, अब इमूवेबल बन गया। परमानेंटली अटैच है, क्या है, परमानेंटली अटैच है, तो वो क्या होती है, मूवेबल। यहां पर भले हम लोग लिखते नहीं है डेफिनेशन में, बट एक्चुअली में इसका सेंस ये होता है कि अगर वो परमानेंटली अटैच है। परमानेंटली अटैच का मतलब है कि भाई इजीली आप उसको हटा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि जब मन किया उसको वहां से उठा के कहीं और रख दिया, कहीं और से उठा के जब मन किया, नहीं। अगर उसको आपको अर्थ से हटाना होगा तो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। नॉर्मली अगर कोई भी बोलेगा तो बोलेगा यार ये अब यहाँ पे ही है, अब ये हिलेगी नहीं जल्दी से। एटीएम ले लो, एटीएम अगर जब लगा होता है, दीवारें ले लो, ठीक है, दीवारें हो गई, ये सब चीजें क्या होती है, अटैच टू अर्थ। अब ध्यान देना कि कब हम ऐसी कौन सी चीज है जो अटैच टू अर्थ है, हम उसको फिर भी क्या बोलते हैं, हम उसको मूवेबल बोल दो या फिर गुड्स की कैटेगरी में लेते हैं। थिंग attached to earth agreed between seller and buyer to be severed बोल दो या फिर separated from earth before sale। अब ध्यान देना, हाँ जी, डोर ऑफ हाउस जो ये दीवारों में जो लगे होते हैं ना, ये इमूवेबल होते हैं। जो दीवारों में डोर लगे होते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो अटैच तो नहीं होते, वो होते हैं परमानेंटली फासन। फासन मतलब जो चीज अटैच थी ना अर्थ के, उसके साथ आपने बांधे हुए होते हैं। जैसे दीवार गेट होता है तो वो दीवार के साथ बांधा हुआ होता है, फास, जिसको अपने फासन बोल देते हैं, बिल्कुल चिपका हुआ बोल देते हैं, एक तरह से चिपका हुआ बोल देते हैं, तो वो इमूवेबल होती है। ठीक है, ठीक है। अब इस टॉपिक पे आऊं, अब ध्यान देना, नॉर्मली अगर आपसे बोला जाए कि भैया कोई चीज अर्थ के अटैच है, इमूवेबल है, क्यों है, क्योंकि अपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ेंगे इमूवेबल क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर अपने सेक्शन 3 जब उठाएंगे तो वो क्लियरली बोलता है कि भैया कोई भी ऐसी चीज जो अटैच है टू अर्थ। यहां पर अटैच का मतलब होता है जो परमानेंटली अटैच है। जैसे अब मैं ये बोलूं यार मेरे पास एक कुर्सी पड़ी हुई है, ठीक है, या सिंपल सा ले लो, कुर्सी तो चलो आपको कैमरे में दिखेगी नहीं, ये ले लो मोबाइल। अब नॉर्मली तो मैं इस मोबाइल को दीवार पे जमीन पे रख दूं, अटैच तो हो गया ये, पर ये परमानेंटली अटैच नहीं है, इसको भी ये नहीं बोल सकते। तो कहा भले ही जाता है अटैच टू अर्थ, पर इसका एक्चुअल सेंस होता है परमानेंटली। परमानेंटली का मतलब ये मत बोलना कि अरे हटा ही नहीं सकते हो। भाई लोग आजकल बिल्डिंग एक जगह से उठा के एक जगह ले जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है उसको हटाना, बट इजीली नहीं हटा सकते। ठीक है, तो उसके वो प्रैक्टिकल साइंस में मत चले जाना कि नहीं ये तो फिर भी हट सकता है। परमानेंटली का मतलब होता है इजी नहीं है। तो अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना आपसे, क्योंकि यहां से एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है आपको। कोई भी ऐसी चीज जो अटैच है अर्थ के वो इमूवेबल होती है, पर कोई भी ऐसी चीज जो अटैच है पर सेलर और बायर ने ये एग्री कर लिया था कि भैया सेल से पहले आपको वो हम सेपरेट करके दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल एटीएम लगा हुआ है,
बैंक वालों ने मेरे को बोला कि यार हमको ये एटीएम बेचना है। मैंने कहा ठीक है, मैं खरीद लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई मैं 10 अप्रैल को आके ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 10 अप्रैल को आ जाना, आपको ये हम यहाँ से उखाड़ के दे देंगे। अब इस पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जब मेरे साथ एग्रीमेंट कर रहे हो ना, उस समय भले ये चीज अटैच थी, पर आप मेरे को क्या बोल रहे हो कि भैया हम आपको उखाड़ के दे देंगे, ये हम आपको ये चीज सेपरेट करके दे देंगे अर्थ से। तो ये क्या है, इस पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कोई भी चीज जो अटैच टू अर्थ है और उसका एग्रीमेंट करते टाइम बोला जा रहा है कि ये यहीं रहेगी, तुमने खरीदना है, ये चीज यहीं रहेगी, तुमको बेच भले दे रहे हैं हम, इमूवेबल है। वो ये कह रहे हैं कि एटीएम लगा हुआ है, बेचना है, खरीद लूंगा सर, यहीं लगा रहेगा, हम तुम्हारे को सेपरेट करके नहीं देंगे, यहीं लगा रहेगा, इमूवेबल है। वो ये कह रहे हैं कि दीवार, मान लो कोई घर है, ठीक है, कोई घर बना हुआ है, जमीन से अटैच है, जब घर बेच रहे हैं तुमको, ठीक है सर खरीद लूंगा, जमीन से अटैच है, परमानेंटली अटैच होता है, इमूवेबल है। पर अगर वो ये बोले कि हाँ भैया ये घर बेचना है हमको, जमीन नहीं बेचना, घर बेचना है, खरीदोगे तो बोलो, हम आपको डिलीवर करके देंगे घर जहां बोलोगे। मैं बोलूँगा ठीक है यार, घर डिलीवर करके दोगे मतलब तुम वहां से उखाड़ोगे और दोगे? हाँ देंगे, भले ही अटैच है, हम तुमको वहां से उखाड़ के देंगे। अब मूवेबल है, अब इस पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? कब इमूवेबल होगा और कब थिंग अटैच टू अर्थ मूवेबल होगी, या फिर मूवेबल होगी, या आप बोल सकते हो गुड्स की कैटेगरी में होगी। यस, कोई भी डाउट इस बात को लेकर? क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है। ये बात तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बोली गई है कि कोई भी ऐसी चीज जो अटैच होती है अर्थ वो इमूवेबल, पर ये बात जो है ये सेल्स ऑफ गुड्स में, ये डाउट कहीं भी, कोई भी डाउट, क्योंकि ये क्लियर होना जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, अब ध्यान देना, ठीक है, अब ध्यान दे देना एक बार जो अपने को पढ़ना है। चलो फ्यूचर गुड्स से दोबारा चालू कर देते हैं। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है? फ्यूचर गुड्स का मतलब वो है कि भैया जिस समय सेलर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना कि मैं आपको चीज दूंगा, उस समय सेलर के पास वो चीज नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद उस चीज को पोजेशन में या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज फ्यूचर गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर गुड्स का मतलब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या क्या चीजें आती हैं? ये चीजें आती हैं, और एक लिख लेना, थिंग अटैच्ड टू अर्थ प्लस सेपरेटेड, सेपरेटेड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या नहीं आता है? एक्शनेबल क्लेम और मनी। पैसा सेल्स ऑफ गुड्स में नहीं आता, क्योंकि उसके लिए करेंसी एक्ट है, उसके लिए जो नॉर्मल मनी को हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, वो सब चीजें चलती है। भाई मनी, पैसा जो होता है एक तरह से प्रोमिजरी नोट माना जाता है, मतलब होता है ना, जो करेंसी उठा लो अगर आप, तो उस पर लिखा होता है मैं खाता धारक को इतने रुपए देने का वो प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, तो उस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता है। एक्शनेबल क्लेम जो होता है, एक्शनेबल क्लेम भी डेट वगैरह को लेकर होता है। एक्शनेबल क्लेम इज लाइक, मान लीजिए मैंने किसी से पैसा लेना है, मैंने वो आपको सेल कर दिया कि यार मैंने उससे 10,000 रुपए लेना है, तुम मुझे अगर 8,000 रुपए देते हो तो मैं ये तुमको ट्रांसफर कर देता हूँ, मैं ये तुमको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो वो भी एक तरह से, उस पर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उस पर कमर्शियल ट्रांजेक्शंस वो सब लगती है, उस पर भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कि एक्शनेबल क्लेम से गुड्स में क्या नहीं आता, इंपॉर्टेंट है, और ये वाली चीज ध्यान रख लेना। अब आ जाइए, इसके आगे कुछ लिखा तो नहीं हुआ? ठीक है, अब आ जाइए, फ्यूचर गुड्स हो गया, गुड्स हो गया। अब आ जाइए इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट, सॉरी इंसॉल्वेंट पर्सन, अरे नंबर नहीं लिखा गया मैंने, 26 27। अब आ जाओ इंसॉल्वेंट पर्सन, सिंपल सा है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? वो बंदा जो अपना कर्जा नहीं पे कर पा रहा। भाई कोई भी आदमी अपना कर्जा क्यों नहीं पे कर पा रहा? क्योंकि अब उसके पास कुछ रहा ही नहीं,
अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी है, वो प्रॉपर्टी को बेच के भी कर्जा रिकवर हो सकता है, तो मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूं। तो हम नॉर्मली इंसॉल्वेंट किस बंदे को बोलते हैं? पर्सन नॉट एबल, या आप बोल सकते हो इनकेपेबल ऑफ पेइंग हिज डेट। अपना कर्जा नहीं पे कर पा रहा है। ऐसा कोई भी बंदा जो अपना कर्जा नहीं पे कर पा रहा है, इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपना कर्जा, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। पर अब ध्यान दे देना, डिक्लेयर्ड अंडर इंसॉल्वेंसी एक्ट, not declared under इंसॉल्वेंसी एक्ट। भाई नॉर्मली तो इंसॉल्वेंसी के लिए एक्ट बना हुआ है, ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए मुझे अपने आप को दिवालिया या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाना है, तो एक एक्ट है, एक प्रक्रिया है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, जो भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल बोल दो, मैं उसमें जाऊंगा, ठीक है, वहां पर मुझे डिक्लेयर किया जा सकता है कि मैं दिवालिया हो गया हूं। तो कानून बोलता है कि भैया इंसॉल्वेंसी एक्ट में वो डिक्लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कानून, अपना जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, वो ये कहता है भाई हमारे लिए इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब है वो बंदा जो इस स्थिति में नहीं है कि अपना कर्जा पे कर सके। पर्सन हु इज नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग हिज डेट। वो चाहे एक्ट के अंदर डिक्लेयर हुआ है चाहे नहीं हुआ है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, वो पूछ सकता है एग्जामिनर कि क्या इनसॉल्वेंट पर्सन के लिए उसको एज एन इनसॉल्वेंट या फिर दिवालिया डिक्लेयर होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। चाहे डिक्लेयर हो चाहे ना हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस ये चीज देखेंगे कि वो इनकेपेबल है ऑफ पेइंग हिज डेट। हम सिर्फ इतनी सी चीज देखेंगे। अब वो दिवालिया है, एज पर एक्ट डिक्लेयर्ड है नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। देन कम्स मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट, अब ध्यान दे देना मर्केंटाइल एजेंट के बारे में। नॉर्मली वो एक एजेंट ही होता है, पर हम उस पर्सन को मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं जो एजेंट है, जो आपका एजेंट है। पर एक तो होता है आपने किसी को एजेंट रख रखा है, आपके बिहाफ पे वो काम कर रहा है, आपके बिहाफ पे जाके लोगों से बातें करता है, सेल करता है, वो भी एजेंट है। तो एजेंट तो कोई भी बंदा जो आपके बिहाफ पे कुछ भी काम कर रहा है वो एजेंट है। पर हम उस एजेंट को मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं जो एजेंट आपने ऑथराइज किया है टू कंडक्ट सेल या फिर बाय, या फिर ऑथराइज किया है टू टेक सिक्योरिटी ऑन गुड्स, या हम बोल सकते हैं एक तरह से टू मोर्टगेज गुड्स। हालांकि मोर्टगेज वर्ड यहाँ दिखना नहीं चाहिए अपने को, कि मोर्टगेज वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, बट मोर्टगेज मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझने में इजी होगा। फिर इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो भी लिख देंगे। अब ध्यान देना, मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट का मतलब होता है आप अब किसी को रखते हो जो आपके लिए काम करता है, वो एजेंट है। आपने एक बंदा रख रखा है जो आपके लिए जाता है, सेल करता है, सेल करता है। आपने एक बंदा रख रखा है, फॉर एग्जांपल अपने मान लो अपने ने किसी पर्सन को रखा जिसका काम क्या होगा कि स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट इंक्वायरी करेगा, स्टूडेंट फीस पूछेगा, स्टूडेंट उससे जो भी बातें पूछेगा वो बताएगा। तो वो अपने बिहाफ, अपने लिए बता रहा है कि फीस कितनी होगी। अब मान लो उसने फीस कम बता दी, तो अब उसने बताई है, स्टूडेंट कह रहा है सर इसने फीस बताई थी और मैंने उतनी पे कर दी। अब हम बोलें कि अरे यार नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। नहीं भाई, एजेंट है, काम कर रहा है वो अपने लिए, और वो जो बोल रहा है वो अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एजेंट नॉर्मली तो वो बंदा होता है कि जो आपके लिए काम करता है, जो भी काम आप उसको कहते हैं वो करता है, दैट इज एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट किस लिए बोलते हैं? अगर आप किसी को रखते हो जो आपके बिहाफ पे सेल कर रहा है चीजें, जो आपके बिहाफ पे चीजें खरीद रहा है, वो होता है मर्केंटाइल एजेंट। या फिर जो आपके बिहाफ पे गुड्स पे से सिक्योरिटी, गुड्स से सिक्योरिटी क्या मतलब होता है कि वो गुड्स मान लीजिए किसी को गिरवी रख रहा है और उससे पैसा ले रहा है। तो जो आपके बिहाफ पे सिक्योरिटी ले रहा है, मतलब एक तरह से पैसा रिकवर कर रहा है गुड्स को एज ए सिक्योरिटी रखकर, ठीक है। ऑथराइज टू टेक सिक्योर, अच्छा एक मिनट को पूरा लिख देते हैं, टू टेक
मनी बाय प्लेजिंग गुड्स। ठीक है, ये सब क्या है? मर्केंटाइल एजेंट। ये सब क्या है? मर्केंटाइल एजेंट। प्लेज वर्ड यूज करते हैं वैसे तो अपने नॉर्मली क्या यूज करते हैं? प्लेज। प्लेज वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मॉर्गेज मैंने इसलिए लिख दिया आपको सिंपल सा याद रहे। अच्छा, वो बंदा जो जो मेरे लिए जाके प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकता है और पैसा ला सकता है, वो भी मर्केंटाइल। तो तीन लोग होते हैं। वो बंदा जो मेरे लिए प्रॉपर्टी बेच सकता है, मतलब गुड्स बेच सकता है, गुड्स खरीद सकता है, गुड्स को कर्जे पर रख सकता है, वो सब क्या है? मर्केंटाइल एजेंट। 2929 इंपॉर्टेंट है कि मर्केंटाइल एजेंट कहां बताया गया है, मर्केंटाइल एजेंट कहां बताया गया है। देन कम्स आपका लास्ट प्राइस। प्राइस, एक मिनट, प्राइस यही लिख देंगे, जगह है क्या? नहीं। प्राइस, प्राइस मतलब कंसिडरेशन अमाउंट। ये क्या है? गुड्स जितने में बेचा जा रहा है, गुड्स जितने में खरीदा जा रहा है। अमाउंट जिसमें गुड्स सेल या बाय होता है उसको हम बोलते हैं प्राइस, या फिर हम बोल सकते हैं कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसकी कंसिडरेशन अमाउंट को क्या बोला जाता है? कंसिडरेशन अमाउंट मतलब कि भैया कितने रुपए के लिए चीज बेची जा रही है, प्राइस क्या बोला जाता है? प्राइस। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बन सकता है। सेल्स ऑफ गुड्स में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कंसिडरेशन अमाउंट को क्या बोला जाता है? प्राइस बोला जाता है। गुड्स कितने में बेचे जा रहे हैं, गुड्स कितने में खरीदे जा रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? प्राइस। 210 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है इसको। 210। तब अपने एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, कोई भी डाउट कुछ भी रहे फिर पूछ लेना। आ जाओगे। फ्यूचर गुड्स का सिंपल सा मतलब है वो गुड्स जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के समय में एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के समय में एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। गुड्स किसको बोला जाता है? मूवेबल प्रॉपर्टी को। मूवेबल प्रॉपर्टी तो से जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो किसको लगता है? मूवेबल प्रॉपर्टी को। उसमें क्या नहीं आती है? दो चीजें, एक्शनेबल क्लेम और मनी। क्या आता है? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, कोई भी ऐसी चीज जो अटैच टू अर्थ है और अब वो सेपरेट हो चुकी है, ये सब चीजें आती हैं। इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है? वो बंदा जो अपना कर्जा नहीं पे कर पा रहा है। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? वो एजेंट जिसको रखा जाता है टू बाय गुड्स, टू सेल गुड्स, गुड्स के बेस पे गुड्स को प्लेज करना या कर्जा लेना। प्राइस का मतलब क्या होता है? अमाउंट जिसके लिए गुड्स बेचे या खरीदे जा सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कंसिडरेशन अमाउंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। जो सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी जो कंसिडरेशन अमाउंट होती है उसको हम बोलते हैं प्राइस। इंपॉर्टेंट, ध्यान दे देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। सॉरी, ज्यादा आगे चले गए क्या? अब आ जाओ इस पे, लास्ट। प्राइस अपना हो चुका है, प्रॉपर्टी, क्वालिटी, इन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दे देना, एक है प्रॉपर्टी, एक है क्वालिटी, फिर उसके बाद अपने पढ़ेंगे सेलर और स्पेसिफाइड गुड्स। तो जो प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, आ गया, एक मिनट, ये क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टी, क्वालिटी, सेलर तो हो ही चुका है, स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स। अब ध्यान देना, प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब है कि जो भी, जैसे गुड्स को हम बोलते हैं ना, उसी का एक सिनोनिम बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी वर्ड वहां पे भी यूज करते हैं कि भाई जो जो सामान है ना उसकी जो एक चीजें जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए, कि भाई इस गुड्स की प्रॉपर्टी क्या है, इस गुड्स का नेचर कैसा है, इस गुड्स का जो साइज बोल दो, ये सब चीजें। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट? नॉट इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन जिसको आप बोल सकते हो साइज, ठीक है, वेट, ये सब चीजें जो लिखी होती हैं गुड्स की, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स। वेरी गुड आफ्टरनून। इन चीजों को हम बोलते हैं ठीक है, एक मिनट, अभी पहले एक बार टॉपिक पे आते हैं फिर मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। ठीक है,
इन चीजों को बोलते हैं हम प्रॉपर्टी। तो जो भी चीजें मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है ना, गुड्स का साइज क्या होगा, वेट कितना है, ये वो चीजें, तो नॉर्मल जो डिस्क्रिप्शन होती है गुड्स की उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वालिटी के बारे में हम ये बोलते हैं कंडीशन बोल सकते हैं, उस चीज के बारे में उसका नेचर बोल सकते हैं, उसकी क्या स्थिति है, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये सब चीजें उसको हम बोलते हैं क्वालिटी। सेलर 213 के अंदर है, बात कर चुके हैं। स्पेसिफाइड गुड्स, देखो स्पेसिफाइड गुड्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने आगे जाके स्पेसिफाइड गुड्स को लेकर एक दो छोटी मोटी बातें पढ़ेंगे। स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब ये होता है कि भैया ऐसा है कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया ना, उसमें बात की कि मैं यही चीज खरीदूंगा, प्रॉपर एक डेफिनेट आइटम की आप बात कर रहे हो कि भैया ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि यार मैं ना फॉर एग्जांपल कि आपसे ना सैमसंग का मोबाइल खरीदूंगा, तो वो तो ठीक है, नॉर्मल, कोई स्पेसिफाइड गुड्स की बात नहीं हो, नॉर्मल गुड्स की बात हो, जो भी सैमसंग का मोबाइल हो। मैं बोल रहा हूं कि भैया मैं सैमसंग का ये मॉडल खरीदूंगा और जो ये मैंने मार्क किया है ना, ये जो मार्क्ड आइटम है, मैं तो यही खरीदूंगा। तो यह बोलता है कि भैया ऐसा है कि प्रॉपर मार्क्ड आइटम को लेकर, प्रॉपर आइडेंटिफाइड आइटम को लेकर अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है, तो वो जो गुड्स होते हैं जो प्रॉपर आइडेंटिफाइड है, मार्क किया गया है, सेलर बायर ने मार्क किया कि मैं यही चीज लेके जाऊंगा, यही, ऐसा नहीं है कि इसी के जैसी कोई चीज ला दो, तुम बोल दो कि अरे सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है ना, मैं तो यही लेकर जाऊंगा, वो होता है स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स, तो हम स्पेसिफाइड गुड्स को क्या बोलते हैं कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है ऑफ मार्क्ड बोल दो और आइडेंटिफाइड गुड्स, उस केस में ये जो मार्क्ड और आइडेंटिफाइड गुड्स होते हैं इसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड गुड्स। तो हम क्या बोलते हैं कि सेल किस, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर स्पेसिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स। अब ध्यान दे देना, इसमें से कुछ भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है एक, बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी मतलब गुड्स की डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी मतलब गुड्स का नेचर कंडीशन, स्पेसिफाइड गुड्स नॉट इंपॉर्टेंट, सेलर फिर भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 215 सॉरी 211 212 213 हो गया, 214 और 215 सिंपल सी बात बोलता है कि अगर इस एक्ट के अंदर कोई वर्ड यूज किया गया है, इस एक्ट में कोई वर्ड यूज किया गया है और वो वर्ड इस एक्ट में डिफाइन नहीं है, तो उसका मीनिंग आप कहां से ला सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ला सकते हो। ये है आपका डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, हो सकता है सिर्फ डेफिनेशन ही आपका लगभग 1 घंटे के आसपास ले जाए देना, क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यस, कोई भी डाउट अभी तक कुछ भी पूछना है तो फिर अपने आगे चलते हैं, छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे अभी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें पढ़ेंगे। मर्केंटाइल, हाँ यस, अब आ जाओ मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट। मर्केंटाइल का मतलब होता है कमर्शियल, कमर्शियल, ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ खरीदना बेचना इनकी बातें होती हैं, वो मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस, चलें आगे, छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, नोट, ठीक है, नो डाउट सेक्शन 2 है, टाइम टेकिंग आपका, एफर्ट लगेगा, पर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, सेल एग्रीमेंट फॉर सेल, उसका नेचर, ये छोटी सी बातें पढ़ लेते हैं वे, उसका नेचर मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कैसा होता है, ये सब चीजें। ठीक है, चलें अब आगे, लो भाई अब आ जाओ टॉपिक पे। सेक्शन 3 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि सेक्शन 3 ये बोलता है, जैसे अपने ने 215 में बोला ना कि भैया अगर कोई भी वर्ड है, सेक्शन 3 ये बोलता है कि जो प्रोविजंस है ना ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो अप्लाई करेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ
गुड्स एक्ट, बस इतनी सी बात बोलता है भैया जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन है वो लगेंगे, ठीक है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को लगेंगे। इन शॉर्ट भाई मान लो अपने बोलते हैं ना भाई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये सब जो बातें बताई गई वो सब फुलफिल होनी चाहिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन लगेंगे। कहाँ बोला गया है? सेक्शन 3। सेक्शन 3 नीतू जी अभी क्लास के बाद बता दूंगा ना, क्योंकि फिर बाकी लोग का फ्लो खराब हो जाएगा। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है जी? सेल क्या होता है? एग्रीमेंट फॉर सेल क्या होता है? एग्रीमेंट फॉर सेल क्या होता है? अब ध्यान दे देना, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, फिर उसके बाद आएंगे अपने आगे की बातों के ऊपर, ठीक है। अब ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एक ब्रॉड, पहले लिख देता हूं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल पे ध्यान देना। एक बार सेल, एग्रीमेंट फॉर सेल इनको छोड़ देना। पहला, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। दूसरा, ट्रांसफर्स गुड्स, agrees to transfer goods for price, for price। अब ध्यान देना एक बार, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किन किन के बीच में होता है? बायर और सेलर के बीच में होता है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बताया गया कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल है, पार्टीज मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब कोई ना कोई ऐसा है कि मान लो मैं आपको चीज बेच रहा हूं तो इन रिटर्न मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, फ्री में नहीं। फ्री में अगर मैं कुछ आपको दे रहा हूं, कुछ कंसिडरेशन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन जरूरी है कि रिटर्न में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, पैसा या पैसे की कीमत जैसा कुछ भी। तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जितनी एसेंशियल्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा, पार्टीज दो होनी चाहिए, एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए। तीसरा, सेलर ट्रांसफर कर रहा है, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उसमें मैं आपको चीज ट्रांसफर कर रहा हूं, तब भी कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको ट्रांसफर ना करके सिर्फ प्रॉमिस कर रहा हूं टू ट्रांसफर, एग्रीज मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस कि भैया मैं इतनी तारीख को ट्रांसफर कर दूंगा। या फिर मैं बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि यार मैं इतनी तारीख को आपको चीज दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने बोला कि अगर कल बरसात हुई तभी मैं आपको ये मोबाइल बेचूंगा, कंडीशन डाली मैंने कि अगर ये हुआ तब, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। हम आगे पढ़ेंगे कि जब आप बोलते हो कि भाई मैं आपको इतने समय पे चीज दूंगा, मतलब फ्यूचर की इस तारीख को चीज डिलीवर करूंगा, या इतनी तारीख को चीज बेचूंगा, या फिर चीज बेचूंगा अगर कोई इवेंट होता है तब, तो वो क्या माना जाता है? फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को हम यहां पर बोलते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल, एग्रीमेंट फॉर सेल। तो ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो लोगों में होता है, जिसके अंदर बायर या तो ट्रांसफर कर देता है गुड्स या फिर प्रॉमिस करता है कि मैं ट्रांसफर करूंगा, और इसमें कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कंसिडरेशन? प्राइस। क्या होनी चाहिए? प्राइस। तो क्या क्या चीजें हुई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के लिए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। 5 चीजें होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, बायर सेलर दो पार्टीज, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या तो सेलर गुड्स को बेच देता है, ट्रांसफर कर देता है, या फिर प्रॉमिस करता है टू ट्रांसफर, और फिर क्या होनी चाहिए? कंसिडरेशन। अगर ये सब चीजें होती हैं तब हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कंसिडरेशन क्या होती है? प्राइस। अब ध्यान देना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हुआ। सेल क्या होता है? जब वो चीज को ट्रांसफर कर देता है ना, उसको हम बोलते हैं सेल। सेल टर्म का मतलब क्या है? अगर हम ये बोले कि सेलर ने गुड्स सेल कर दिए, अगर मैं ये बोलूं सेलर ने गुड्स सेल कर दिया, अगर मैं ये बोलूं सेलर ने प्रॉमिस किया है टू डिलीवर गुड्स ऑन
10 अप्रैल 2025। अब ध्यान देना, सेलर ने गुड्स सेल कर दिए, मतलब ट्रांसफर ही कर दिए। सेल का मतलब है ट्रांसफर कर दिए। तो हम सेल वर्ड कब यूज करते हैं? जब गुड्स ट्रांसफर हो जाते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। प्रॉमिस का मतलब क्या है कि सेलर ने सिर्फ प्रॉमिस किया है कि मैं इतनी तारीख को ट्रांसफर करूंगा, या फिर उसने कहा है कि अगर ये इवेंट होगा तब ट्रांसफर करूंगा। इस प्रॉमिस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल। अब ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के अंदर सब कुछ आता है। ये जो चीज है ये सब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, सब कुछ आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में, सब कुछ आता है। सेलर ने चीज बेच दी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है। प्रॉमिस किया है कि मैं दे दूंगा आपको इतनी तारीख को, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है। पर जब वो उस चीज को बेच देता है तब हम बोलते हैं उसने सेल कर दी। और जब उसने सिर्फ प्रॉमिस किया है तब उसके लिए डेफिनेट एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है कि उसने अभी तक सिर्फ एग्रीमेंट किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में एग्रीमेंट टू सेल भी आता है और सेल भी आता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में 5 चीजें होती है। कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर में होता है, जिसके अंदर सेलर या तो गुड्स ट्रांसफर करता है या प्रॉमिस करता है कि मैं ट्रांसफर करूंगा, और कंसिडरेशन। अगर उसने सिर्फ प्रॉमिस किया, ये पॉइंट हटा दो, प्रॉमिस किया है, इसके लिए हम डेफिनेट वर्ड यूज करते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल। कि अगर सेलर ने प्रॉमिस किया है कि मैं इतनी तारीख को डिलीवर कर दूंगा, या वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहा है कि इतनी तारीख को डिलीवर करूंगा, तो ट्रांसफर तो किया नहीं, करूंगा, इसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल। तो एग्रीमेंट फॉर सेल क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो सेलर है वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको एक फ्यूचर डेट को डिलीवर करूंगा, दैट इज एग्रीमेंट फॉर सेल। अब आ जाओ इसके अंदर, सेलर ने गुड्स सेल कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, इसके लिए डेफिनेट वर्ड क्या यूज किया गया है? सेल। अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट सेलर गुड्स को ट्रांसफर कर देता है उसको हम बोलते हैं सेल। एज पर कॉन्ट्रैक्ट सेलर ने सिर्फ प्रॉमिस किया है कि मैं ट्रांसफर करूंगा फ्यूचर डेट को, दैट इज एग्रीमेंट फॉर सेल। अब कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो अपने देख लेते हैं। सॉरी, यहां 1 मिनट। जस्ट अ मिनट। हाँ, चलो अब ध्यान देना। अब डायरेक्ट लिखते हैं कि अपने को कैसे याद करना है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कैसे याद, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कैसे याद करेंगे अपने, कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या है, कैसे याद करेंगे? सिंपल, कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बायर एंड सेलर, जिसके अंदर या तो सेलर ट्रांसफर करता है या फिर प्रॉमिस करता है टू ट्रांसफर। प्रॉमिस बोल दो, एग्री कर दो। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बायर और सेलर के बीच में हो, जिसके अंदर सेलर या तो ट्रांसफर करता है या प्रॉमिस करता है। अब आ जाइए एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल क्या होता है? एग्रीमेंट फॉर सेल होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर जिसमें सेलर एग्री करता है टू सेल ऑन फ्यूचर डेट, कि भैया मैं आपको सेल मतलब टू डिलीवर, कि मैं आपको सामान एक फ्यूचर डेट को डिलीवर करूंगा, दैट इज एग्रीमेंट।
सेलर एग्री करता है टू डिलीवर, डिलीवर बोल दो, या फिर एग्री करता है टू सेल ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट। कोई अगर कोई सर्टेन इवेंट होगा तभी दूंगा आपको सामान। तो अगर किसी इवेंट पे मान लीजिए आप और मैं एग्रीमेंट करते हैं कि अगर कल बरसात हुई तभी मोबाइल बेचूंगा, एग्रीमेंट फॉर सेल है। मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको कल मोबाइल दे दूंगा, एग्रीमेंट फॉर सेल है। तीसरा और लिख लो, हालांकि अपने आगे पढ़ेंगे ये, पर लिख लो। अगर एग्रीमेंट है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स एट प्रेजेंट टाइम, ये क्या है जी? अब मैंने फ्यूचर गुड्स पढ़ा था कि भाई सेलर के पास चीज है नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं आपको मंगवा के दे दूंगा, तो वो भी क्या है? एक तरह से एग्रीमेंट है। हालांकि वो ऑब्वियस एग्रीमेंट है कि भाई आप मौके पे तो डिलीवर कर नहीं रहे हो, आप तो आगे कोई 1 दिन 2 दिन बाद डिलीवर करोगे, बट फिर भी ध्यान रख लेना, अगर वो आपसे ये पूछता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, तो ये एग्रीमेंट फॉर सेल है क्या? एग्रीमेंट फॉर सेल है। अगर वो अगर कहता है कि भाई सेलर ने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो किसी फ्यूचर डेट को डिलीवर करेगा, एग्रीमेंट है। अगर सेलर ने कहा है कि अगर कोई इवेंट होगा तभी चीज डिलीवर करूंगा या सेल करूंगा, एग्रीमेंट है। सेल का मतलब क्या है? जब वो ट्रांसफर कर देता है, जब वो ट्रांसफर, जैसे ही सेलर ट्रांसफर कर देगा हम बोलेंगे सेलर ने सेल कर दिया। अगर सेलर कह रहा है कि मैं फ्यूचर डेट को सेल करूंगा, सेलर कह रहा है मैं एक कोई इवेंट होने पर दूंगा, सेलर जो है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि सेल ऑफ फ्यूचर प्रोडक्ट या फ्यूचर गुड्स, ये सब एग्रीमेंट फॉर सेल है। अब ध्यान देना जो इंपॉर्टेंट है, चलो एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल हो गया, अब ध्यान देना एग्रीमेंट फॉर सेल, सेलर ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा सेल रह गया क्या? सेल क्या होता है? सेल मीन्स व्हेन सेलर ट्रांसफर्स और डिलीवर गुड्स, जब वो ट्रांसफर या डिलीवर कर देता है। अब ध्यान दे देना, सेक्शन 4(1) कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल की बात करता है। वो ये भी पूछ सकता है कौन सा सेक्शन एग्रीमेंट फॉर सेल की बात करता है, मतलब सब सेक्शन याद रख लेना इसमें, कौन सा सेक्शन सेल की बात करता है। ये कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं जो ध्यान रख लेना, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, एग्रीमेंट फॉर सेल क्या होता है, कोई भी डाउट कुछ भी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ही होते हैं, बट जब सेल हो जाता, जब ट्रांसफर हो जाता है, डिलीवर हो, तब हम बोलते हैं सेल, सिर्फ प्रॉमिस है तब हम बोलते हैं एग्रीमेंट। यस, कोई डाउट कुछ भी, फिर अपने एक छोटी सी बात है वो भी बाकी है कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, वो एब्सोल्यूट हो सकता है, कंडीशन वाला हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स या फिर पार्ट ओनर्स हो सकता है या नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात है जो पूछी जा सकती है आपसे, तो ध्यान दे देना। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, वो कैसा भी हो सकता है। कैसा मतलब? एब्सोल्यूट हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है। एब्सोल्यूट तो क्या है, मैंने कहा भैया मैं आपको ये चीज 100 रुपए में दे दूंगा, बात खत्म, आप मुझे 100 रुपए दो, मैं चीज दे दूंगा, बात खत्म। कंडीशन डाल रहा हूँ कि अगर आप मुझे 100 रुपए देते हो और 100 रुपए के अंदर जो 100 रुपए जो है वो 10-10 रुपए के 10 नोट देते हो, तभी मैं दूंगा, ऐसी कुछ कोई कंडीशन डाल रहा हूँ कि भैया आप मेरे को अगर इस तरह से पैसा देते हो, या फिर अगर ये इवेंट होता है तब। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो सकता है, एब्सोल्यूट, कंडीशनल, कैसा भी हो सकता है। हाँ, अभी इसी पे बात करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी कुछ आ गया ना, ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में सभी कुछ आ गया। कॉन्ट्रैक्ट जो है बिटवीन पार्ट ओनर्स भी हो सकता है। पार्ट ओनर्स मतलब मान लो ये मोबाइल है, इस मोबाइल के दो वो है, दो मालिक है, तो हम दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि भैया मैं अपना हिस्सा तेरे को बेच रहा हूँ। तो जो किसी प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी तो हाँ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके 2 ओनर है,
तो वो आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेलर और बायर टोटल अलग अलग लोग हों। जैसे अपने बोलते हैं ना, दो पार्टी होनी चाहिए, बायर और सेलर, जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही लोग हों। अगर किसी प्रॉपर्टी के दो ओनर हैं तो वो दोनों आपस में भी अपना हिस्सा बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कर सकते हैं, तो पार्ट ओनर्स के बीच में हो सकता है। देन कम्स जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, वो ओरली भी हो, नहीं, वो एक्सप्रेस हो सकता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस के अंदर राइटिंग में भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है। अब ध्यान देना, ये क्या है, ये कहानी क्या है। एक्सप्रेस का तो मतलब है कि भैया मैंने अपने ने बकायदा लिख पढ़ की है कि मैं आपको इतने रुपए में चीज बेच रहा हूँ, फिर चीज बेचिए। इम्प्लाइड में क्या है, नॉर्मली हमारी बात हुई, मोबाइल कितने में बेचना है, 100 रुपए में, ये लो दे दिया मोबाइल, बात खत्म। या तो बात हुई राइटिंग के अंदर, या बात हुई ओरली, राइटिंग में नहीं हुई, ये भी हो सकता है। ये क्या है, मैंने आपको अपना मोबाइल भेजा, मोबाइल पे लिखा हुआ है 100 रुपए, अगर परचेज करना है तो रख लो, सिर्फ लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं, मैंने आपको मोबाइल दिया, आपने मेरे को पैसे दे दिए, ना मैंने आपको कुछ बोला, ना राइटिंग में ना ओरली, कुछ भी नहीं, मैंने आपको मोबाइल दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने पैसे जेब में डाल दिए। ये क्या है, कंडक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के कंडक्ट से बन रहा है कि भैया उसने उसको चीज डिलीवर की, उसने उसके चीज के एवज में पैसे भेज दिए, पैसे वाले ने पैसा रख लिया, चीज वाले ने चीज रख ली, दैट इज इम्प्लाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या एग्रीमेंट एक्सप्रेस इम्प्लाइड कैसे भी हो सकता है, और एक्सप्रेस में भी राइटिंग ओरली कैसे भी हो सकता है। अब एक बार ध्यान दे देना, जो आपसे पूछा जा सकता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एब्सोल्यूट हो सकता है, हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, हो सकता है, बिटवीन पार्ट ओनर्स हो सकता है, हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ओरली, राइटिंग, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके अलावा ये तो है सेक्शन, ये तो है सेक्शन 4, ये है सेक्शन 5। उसके बाद एक और छोटी सी बात, जो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में तुरंत डिलीवरी की बात भी हो सकती है, फ्यूचर डिलीवरी की बात भी हो सकती है, तुरंत पेमेंट की बात भी हो सकती है, फ्यूचर पेमेंट की बात भी हो सकती है, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट भी, जो ऑब्वियस होती है, इसमें कुछ अलग बात बताने की जरूरत नहीं है। तो ये है अपना अभी तक सेल्स ऑफ गुड्स। अपने ने दो टॉपिक पढ़े आज, डेफिनेशन और कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इजी है, मैं बोलूं कि अरे यार टॉपिक मुश्किल है, इजी है, हाँ ठीक है, टॉपिक में क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है तो टॉपिक में कई चीजें रिलेट करने वाली हैं, थोड़ा कई चीजें ऐसी हैं कि मतलब अगर अपनी चीजों को थोड़ा ब्रॉड माइंड से देखें तो ज्यादा सही रहेगा, अपने वो चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो ये है, ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं, बाकी टॉपिक मैं ये बोलूँ कि मुश्किल है कुछ ऐसा है नहीं है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली समझोगे या फिर रिलेट करना चाहोगे तो इजीली रिलेट होती हैं चीजें। ठीक है, तो अब कोई भी डाउट है, कुछ भी है पूछ लो। यस आपका नीतू जी, अभी मैं सेलर का मतलब बता देता हूँ, बायर सेलर दोनों का मतलब बता देता हूँ। सेलर का मतलब होता है वो बंदा जो गुड्स बेचता है या एग्रीमेंट करता है। मैंने आपको कहा कि मैं मोबाइल बेचूंगा आपको, और मोबाइल बेच दिया, सेलर हूं। मैंने आपको कहा कि मैं मोबाइल बेचूंगा, सिर्फ प्रॉमिस किया है कि इतनी तारीख को दे दूंगा, ऐसा कुछ, तो चाहे तो प्रॉमिस किया है टू सेल या फिर सेल कर दिया, वो सेलर होता है। कोई भी पर्सन जिसने प्रॉमिस किया है टू सेल या फिर सेल कर दिया, वो सेलर हुआ है। सेम चीज बायर, कोई भी पर्सन जिसने चीज खरीदी है या जिसने प्रॉमिस किया है कि वो चीज खरीदेगा, वो है बायर। ठीक है, ये अपना है आज का एक्ट। कुछ भी पूछना है पूछ लो, क्लास समझ आई, क्लास में कोई डाउट, कुछ भी, टॉपिक इजी है। ठीक है, जो जितना इजी टॉपिक होता है उसमें उतनी ज्यादा बातें भी होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे तो पूछ लो। दोबारा बोल रहा हूँ, माइनर लॉज अच्छे से कर लेना, माइनर लॉज पे कमांड बना लो, एग्जाम क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि रिवीजन, लिस्ट बनाते जाओ, सीक्वेंस में चलते जाओ, क्या क्या अपना होता जा रहा है, लिस्ट बनाते जाओ, और डेली के 2 घंटे उस रिवीजन को देते जाओ। कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है।
ठीक है, चलो ठीक है, फिर क्लास खत्म कर देते हैं। कुछ पूछना है तो हाँ सर, माइनस में नहीं नहीं, माइनस में मत रेफर करो, माइनस में बुक्स की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ एक जैसे पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप मान लो, से सोगा मान लो, और कोई एक मिनट, हाँ, एक्साइज में कोई बुक नहीं देखनी, कोर्ट फीस में कोई बुक नहीं देखनी, एनआईए में भी कोई बुक नहीं देखनी। ठीक है, एनआईए में जैसे थोड़ा बहुत कुछ एक क्वेश्चन होंगे, वो आपको वैसे ही उसके नोट्स मिल जाएंगे, वो कर लेना। सोगा में, पार्टनरशिप में बुक्स आप मत देखना, ठीक है। कुछ एक चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जो नॉर्मली अपने बेरेक में इतना इन डिटेल बात नहीं करते हैं उसके बारे में, तो वो आपको उसके नोट्स उसके बारे में अपने, जब अपनी ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, कि अपने को लगेगा कि हाँ प्री वाली तो सारी बातें खत्म हो गई हैं, फिर अपने उस पर कर लेंगे। एनआईए के अंदर कुछ मत देखना, एनआईए में तो बिल्कुल भी मत देखना। ठीक है, ठीक है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ है, बाकी बुक्स आप लोग मत देखो यार, आप लोग क्यों अपना समय खराब करते हो बुक्स को लेकर। ठीक है, आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग को उस चीज़ों में नोट्स भी दे दिए जाएंगे, फालतू के अंदर अपना समय मत खराब करो। ठीक है, जितना भी कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, उसके आपको पढ़ा के और नोट सब कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी साक्ष्य अधिनियम के नोट्स है, अभी तो साक्ष्य अधिनियम के नोट्स प्री वाले दिए जा रहे हैं आपको, बिल्कुल टू द पॉइंट, जितना प्री के लिए जानना है। मेंस के अंदर तो अभी उसमें कई कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस की बाकी हैं, उसमें लिखी जाएंगी, केस लॉज लिखे जाएंगे, वो तब आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलो अब कर दें क्लास खत्म, कुछ और पूछना है? चलिए ठीक है, थैंक यू।